हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? स्वदेशी का विषय जो उन्होंने कहा है, जो अपील की है, वह देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मूल जड़ का विषय है। जो देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सारे विश्व के आंकलन में मौजूद है। उसके बाद डेढ़ अर्थव्यवस्था भारत की बताना निश्चित रूप से मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। व्यापारी के हितों का मतलब किसी व्यक्ति विशेष या एक वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं है। उससे देश का विकास और व्यापार और उद्योग की प्रगति जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं कमी है व्यापारियों से, उद्यमियों से, उनके प्रतिनिधियों से संवाद की दिया है, और एक बार नहीं कई बार दिया है कि जीएसटी काउंसिल व्यापारियों और उद्यमियों से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने के लिए और उसको व्यवहारिक बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल है। और उसमें व्यापारिक प्रतिनिधि और उद्यमी प्रतिनिधि कोई है ही नहीं। समस्या के मूल में संवाद और सुझावों की कमी तो व्यापक रूप से अखरती है। मैं समझता हूं कि हम जिसको छोटा व्यापारी मानते हैं, छोटा कारोबारी या दुकानदार मानते हैं, देश की प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में उसका भी मूल हाथ है। स्वदेशी का संकल्प लें। आप क्या सामान खरीदेंगे, किस तराजू से तोलेंगे? आपने सुन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे और उन्होंने ये अपील देश से की। एक बार फिर वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद हो गया है। मेरा नाम है वात्सल्य राय, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस, और ये आवाज आज सुनी जा रही है बड़े जोर से। और प्रधानमंत्री जब कभी भी अपील करते हैं तो उनकी आवाज को, उनकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं। जब वो, कई लोग विपक्षी शायद सवाल भी उठाते हैं, कोरोना जिस समय आया उन्होंने कहा कि आप थालियां बजाइए, दीपक जलाइए, लोगों ने वो किया। जब उन्होंने वोकल फॉर लोकल किया या स्वदेशी का मंत्र दिया तो लोग सड़कों पर निकल गए और स्वदेशी सामान तलाशने लगे। दिवाली के मौके पर या होली के मौके पर जब उन्होंने कहा, या चीन के सामान के बाइकाट की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने कभी चीन के सामान के बाइकाट का सीधे अपील नहीं की, लेकिन जब भी चीन के साथ तनाव हुआ, चाहे वो डोकलाम की बात थी या गलवान घाटी में जो विवाद हुआ, उसके बाद कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपील की कि आप चीन के सामान का बाइकाट करें, और हमने वो असर देखा। दिवाली, होली, गणेशोत्सव और दूसरे पर्वों पर लोगों ने स्वदेशी माल को तलाशा और चीन पर इसका असर भी पड़ा। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपील की है। व्यापारी इससे खुश हैं, लेकिन कई जरूरी सवाल हैं और उन सवालों को हम एक एक करके पूछेंगे। हमारे साथ एक खास नेता हैं जो व्यापारियों के बड़े नेता हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं एक जानकारी। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो कहानी है जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की साल 2000 में। एक अखबार में मैं काम करता था, स्थानीय स्तर पर जिले में मैं रिपोर्टर था, और दिवाली से कुछ महीने पहले मैंने वो अखबार ज्वाइन किया था और मैं मार्केट में दिवाली की रौनक देखने के लिए निकला था एक लोकल रिपोर्टर के तौर पर, और तमाम व्यापारियों से मैंने बात की थी। साल था वो 2000, एक साल पहले करगिल का युद्ध था। देश भर में स्थिति इस तरह की हुई थी कि उस साल बहुत ज्यादा बाजार में रौनक नहीं दिखती थी, लेकिन अगले साल बाजार में रौनक दिख रही थी। और व्यापारियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इस बार लगता है दिवाली अच्छी जाएगी। तो मैंने व्यापारियों से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस बार किसान खुश है, किसान की जेब में पैसा है। तो जब किसान खुश होता है तो व्यापारी के पास भी वो खरीदारी करने आता है। तो इंटरडिपेंडेंट
जो एक रिश्ते होते थे, क्योंकि मैं कारोबारी रिपोर्टर नहीं था इसलिए मेरी समझ उतनी नहीं थी। किसान परिवार से मैं आता हूं, मेरा परिवार किसान रहा है। मेरे पिताजी तो खेती नहीं करते थे, लेकिन परिवार की परंपरा खेती की है, कृषि की है। तो किसान को, खेती को, फसल को मैं समझता था, लेकिन व्यापार मेरी समझ से बाहर था। लेकिन जब मैंने देखा कि व्यापार किसानों के खुश होने से खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, वो छोटे व्यापारी थे, बड़े उद्योगपति नहीं थे, जिनके बारे में आज प्राइम मिनिस्टर अपील कर रहे हैं। लेकिन हम समझना चाहेंगे कि क्या जब तनाव होता है, जैसे माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अपील करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया है। तो यही समझने के लिए, यही बात जानने के लिए प्राइम मिनिस्टर की अपील, मौका, और क्या व्यापारी उनकी बात को एक बार फिर मानेंगे, और मानेंगे तो उनका कितना फायदा है और कितने दिनों तक सरकार इस नीति पर टिकेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री रविकांत गर्ग जी, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले से आते हैं, 2 बार वहां विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन बताया जाता है। मैं स्वागत करूंगा रविकांत जी आपका, और समझना चाहूंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की अपील है, ये अपील तो अच्छी है, लेकिन व्यापारी इसको किस तरह से ले रहे हैं? संपूर्ण देश का व्यापारी और देशवासी भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो उसको गंभीरता से सभी लोग लेते हैं, और उस पे आगे बढ़ने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। स्वदेशी का विषय जो उन्होंने कहा है, जो अपील की है, वह देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मूल जड़ का विषय है। साथ में व्यापारिक और औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी आवश्यक है, परंतु उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार करेगी, प्रदेश सरकारें करेंगी, हमारा तंत्र करेगा, हमारा जो नौकरशाही है, किन योजनाओं को किस तरह तक सक्षम व्यक्ति तक पहुंचाता है, हमारी विकास की जितनी योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं पर कितना अमल हो पाता है, इन सबको दृष्टिगत भी रखना पड़ेगा। परंतु मैं कहूँगा कि स्वदेशी भारत के भविष्य के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए आवश्यक है, और सब उस दिशा में अपने अपने कदम आगे बढ़ाएं। उनमें आने वाली जो रुकावटें हैं, जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, और व्यक्तिगत लोगों की पसंद के क्षेत्र में भी जो बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं हम स्वदेशी के माध्यम से, उनको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, कैसे उसको व्यापक बना सकते हैं, इसके संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। जी रविकांत जी, आपने एक जनरलाइज बात की, और मैंने खुद ही अपनी शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई अपील करते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप व्यापारी नेता भी हैं। उसके बड़े नेता थे कांशीराम साहब, उनका एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हम संख्या भारी देखें, व्यापारियों का देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर माना जाए कृषि के बाद अगर कोई रोजगार देता है, कृषि में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, उसके बाद व्यापार, चाहे वो लघु उद्योग हो, मध्यम मझोले उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, उनको व्यापार से ही रोजगार मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापारी बहुत पुश देते हैं, और हमेशा जब देश संकट की स्थिति में होता है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के जवाब में माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, तो जो व्यापारी वर्ग होता है उससे ही अपील की जाती है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस सरकार में व्यापारियों की भागीदारी आपको दिखती है? क्योंकि जब तक भागीदारी नहीं होगी, आपकी क्या समस्याएं हैं वो सामने नहीं आ पाएंगी। और आपने जैसे कहा कि प्रोडक्ट्स पब्लिक स्वदेशी खरीदने जाए तो कहां खरीदे, उस लिस्ट पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं भागीदारी की बात कर रहा हूं। अपील बार बार प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्या इस सरकार में कोई व्यापारियों का ऐसा प्रतिनिधि है
जो व्यापारियों के हितों की बात करता है? आपका प्रश्न बहुत सटीक और आवश्यक है। व्यापारी के हितों का मतलब किसी व्यक्ति विशेष या एक वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं है। उससे देश का विकास और व्यापार और उद्योग की प्रगति जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हर चीज पर मंथन होता है, हर विषय पर खुली चर्चा होती है, सुझाव आमंत्रित होते हैं, कहीं ना कहीं कमी है व्यापारियों से, उद्यमियों से, उनके प्रतिनिधियों से संवाद की। वो संवाद की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर है, केंद्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश के स्तर पर भी है। छोटे से उदाहरण के रूप में मैं लगातार बहुत दिन से कह रहा हूँ, लोग जीएसटी आया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आया, जो अधिकांश व्यापारी उससे खुश भी है, उससे उनकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी हुआ है, राहत भी मिली है, परंतु फिर भी जटिलताएं और समस्याएं रहती हैं। उनको दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल कार्य कर रही है, करती है, अनेक संशोधन भी किए, परंतु व्यवहारिकता तब आएगी जब मैंने सुझाव दिया है, और एक बार नहीं कई बार दिया है, कि जीएसटी काउंसिल व्यापारियों और उद्यमियों से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने के लिए और उसको व्यवहारिक बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल है। और उसमें व्यापारिक प्रतिनिधि और उद्यमी प्रतिनिधि कोई है ही नहीं। तो जीएसटी काउंसिल में 2 उद्यमियों के प्रतिनिधि और 2 व्यापारियों के प्रतिनिधि रखे जाए, तब वो और ज्यादा व्यवहारिकता अपनाएगी। और जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं या जो कठिनाइयां हैं, वो हम पारदर्शिता ला रहे हैं, पारदर्शिता आई है, परंतु उसको नीचे तक और कैसे व्यवहारिक बनाया जा सकता है, कैसे उसको व्यापक रूप में लोगों को की भावनाओं तक। मैं पारदर्शिता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, समस्याएं दूसरी भी होती हैं। प्रधानमंत्री ने जब ये अपील की तो साथ में किसान सम्मान निधि, उसकी एक बड़ी राशि भी दी, और वो लगातार दी जा रही है। किसानों का आप ख्याल रख रहे हैं। आप सैनिकों के लिए OROP, वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन वाली स्कीम लेकर आए। व्यापारी भी इस देश को बिल्ड करने में बहुत योगदान दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम तो लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म से, कैपिटल हेडलाइंस के माध्यम से, कितने व्यापारी हमें देखते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम आपसे भी बात करते हैं, व्यापारियों की समस्याओं को भी सामने लाने की कोशिश करते हैं। और ये एक मौजूद मुद्दा है इस समय, क्योंकि भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जैसे ब्रिटेन के साथ हो गया, अमेरिका से भी ट्रेड डील की बात चल रही है। और जब इस तरह की डील्स होती हैं तो व्यापारियों को फायदा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ आशंकाएं, नुकसान भी होती है। मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, इस तरह की डील्स होती है, आप व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन के नेता हैं, क्या आप लोगों की राय ली जाती है? बाजार पर और आप लोगों के रोजगार पर क्या असर होगा? छोटे दुकानदारों पर क्या असर होगा? क्योंकि जब मल्टी चेन्स खुलती हैं, बड़े बड़े स्टोर खुलते हैं, तो छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं आशंकित और चिंतित हो जाते हैं। क्या उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता है? कोई उनके लिए प्रोत्साहन निधि मिलती है? क्या होता है? मतलब किस तरह सरकार जब बार बार आपसे अपील करती है तो आपको मोटिवेट कैसे करती है? कहीं ना कहीं समस्या के मूल में संवाद और सुझावों की कमी तो व्यापक रूप से अखरती है। मैं समझता हूं कि हम जिसको छोटा व्यापारी मानते हैं, छोटा कारोबारी या दुकानदार मानते हैं, देश की, प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में उसका भी मूल हाथ है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि देश की अर्थव्यवस्था विदेशों की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था की से तुलना करने में अगर बेहतर है, तो उसमें सरकार की नीतियां तो रही होंगी, पर साथ में जो भारतीय नारी और भारतीय छोटा व्यापारी और दुकानदार की जो बचत की नीति है, वो उसकी मूल में है। उस बचत की नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो उसी प्रकार से आज छोटे व्यापारी
या कारोबारी को या छोटे उद्यमी को हम जिस प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी योजनाएं तो बना रहे हैं, परंतु योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, और उन योजनाओं को कैसे व्यवहारिक बनाकर हम उनको बूस्टर दे सकते हैं, कैसे उनको ताकत दे सकते हैं। ताकत अगर उनको ताकत मिलेगी तो देश का अपना देश का जो मध्यम व्यापारी है, मध्यम उद्यमी है, एमएसएमई है, स्टार्टअप है, युवा और महिला आज व्यापार की आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यापार और उद्योग की तरफ बढ़ रही है, उनके लिए योजनाएं तो सरकार ने बहुत सारी बनाई हैं, परंतु पीछे से जो फीडबैक आता है उसमें बहुत सारी कमियां ऐसी हैं कि उन तक जो वांछित लोग हैं, जो वास्तव में पात्र हैं, उस तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए प्लेटफॉर्म प्रदेशों में भी और देश में भी ऐसा विकसित करने की आवश्यकता अभी विकसित किया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया है, परंतु कितनी बैठकें उनमें लोगों से सीधे प्रत्यक्ष फीडबैक लेने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए हुई, इसकी सरकार के द्वारा समीक्षा करने की भी आवश्यकता है। मैं रविकांत जी आपसे ये भी समझना चाहूंगा, सीधा सवाल है कि जब इस तरह के, मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में भी पूछा था, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, विदेशों से इस तरह की डील सरकार करती है, उसके बाद फिर स्वदेशी की अपील करती है, तो क्या इसमें कोई विरोधाभास है या ये साथ साथ चलने वाली चीज़ है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कि जिसमें भारतीय का पसीना लगा हो, मतलब ये एक ऐसा शब्द हो गया, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सरकार कह देगी कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है भले विदेशी कंपनी है, उसमें भारतीय का पसीना लग गया तो वो देसी सामान हो गया। तो ये भारतीय व्यापारी कंफ्यूज होता है इस तरह की चीज़ों से, नहीं होता है, बात उसको क्लियर समझ में आ जाती है, क्योंकि कोई नाम तो बताया नहीं जाता है। बात केवल व्यापारी के कंफ्यूज होने की नहीं है, साथ व्यापारी तो उपभोक्ता से जुड़ा है। उपभोक्ता जो मांगेगा वो व्यापारी बेचेगा, उसी से उसका लाभ होगा, उसी से उसकी रोजी रोटी चलेगी। परंतु उस दिशा में समन्वित दृष्टि से बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, स्वदेशी खरीदें तो क्या खरीदें, कैसे खरीदें? व्यापारी स्वदेशी बेचे तो क्या बेचे, ये क्लियर क्यों नहीं सरकार करती है? एक लिस्ट क्यों नहीं जारी की जाती है? मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें ये बताया गया है, बिल्कुल डिफाइन किया गया है कि स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है, और लोग तमाम सारे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे उस लिस्ट को देखकर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जिन्हें वो स्वदेशी समझ के खरीद रहे हैं वो शायद विदेशी ही हैं। एक सेकंड में मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ वेबसाइट। मैं अपने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूंगा जरा इस वेबसाइट को खोलिए, और जिससे आपको आइडिया लगेगा खुद की कितनी चीज़ें जिन्हें हम स्वदेशी समझ के खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर आप कार की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि मारुति कार जो बहुत ज़्यादा भारत में नज़र आती है सड़कों पर, उसको विदेशी की लिस्ट में रखा गया है, प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एक घर में 10-10 फ़ोन है, सोनी, फिलिप्स, हुंडई, ये जो प्रोडक्ट है टेलीविज़न के, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, शार्प, एलजी, देवू, सैन्यू, नेशनल, पैनासोनिक, ये सारे विदेशी प्रोडक्ट हैं। और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की, जिसको स्वदेशी अगर माना जाए, भारतीय कंपनियां जिनको बना रही हैं, ओनिडा, बीपीएल, वीडियोकॉन, अकाई, पहले ये सब दिखते थे टेलीविज़न, अगर आप चले जाएं तो शायद ही किसी घर में नज़र आए। मोबाइल में आप देखिए वीवो, एप्पो, रियलमी, वन प्लस, शियोमी, नोकिया, मोटोरोला, एसडीएससी, सोनी, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। आदमी स्वदेशी समझ के इनको भले ही खरीद ले, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन ये सब विदेशी कंपनियां हैं। मैक्स, ओनिडा, माइक्रोमैक्स, उषा, लेक्सस, अजंता, ये सब इंडिया कंपनी है जिनके मोबाइल आपको शायद खोजे से नहीं मिलेंगे। तो लोग क्या स्वदेशी माने, क्या विदेशी माने? जो माचिस है या बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो लोग हिंदुस्तानी वैसे ही खरीद रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगता है, लोग 2-4 साल में एक बार खरीदते हैं, वहां आप स्वदेशी कहीं देखते ही नहीं है। स्वदेशी का अर्थ और स्वदेशी का की बात बहुत व्यापक है, और उस व्यापकता को सामने रखते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही है। मैं समझता हूं कि स्वदेशी से उनका, और उन्होंने कहा भी है कि स्वदेशी मतलब जिसमें भारत के व्यक्ति का पसीना लगा हो। तो
यानी चीन से जो सामान आ रहा था, पिचकारी आ रही थी, मूर्तियां आ रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी चीन का नाम लिए बिना कहा था कि छोटी छोटी आंखों वाली मूर्तियां, गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे थे, तो वहां से भी जो इंडियंस लेकर आते हैं, उनको इंपोर्ट करके लाते हैं, उनका पसीना तो गिरता ही होगा। उसको तो पसीना नहीं कहा जा सकता, परंतु भारत में निर्मित हो, चाहे विदेशी कंपनी के द्वारा हो या विदेशी कंपनी के सहयोग से हो, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु स्वदेशी को जो स्वनिर्मित वस्तुएं हैं, जो देश में बन सकती है और बनती है और बनने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब मैं अभी उस दिन बहुत सारे स्टार्टअप के साथ बैठा था। अब वो जो स्टार्टअप है उनको बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लाभ मिल रहा है, सहायता मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, परंतु वो जो चीज उनको बनानी चाहिए, जिस स्तर तक बनानी चाहिए, जिस क्षेत्र में उनको उतरना चाहिए, उस क्षेत्र में ना जाकर वो केवल वो खाने पीने की वस्तुएं या छोटे छोटे आइटम ही बनाते रहेंगे तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो विजन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है, या जो विजन देश के देशवासियों का बहुत लंबे अरसे से है। स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री जी ने व्यापक रूप से कही है, परंतु हम स्वदेशी के लिए बहुत लंबे समय से, महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन वो जमाना अलग था। आज की तारीख में अगर आप निकल जाते हैं, आप चाहे कोला खरीदें, आप चाहे चिप्स खरीदें, आप चाहे जो आलू के बाकी वेफर्स वगैरह खरीदें, वो आपको देसी कंपनियां दिखती ही नहीं हैं। और किसी ने तो अभी बड़ा मजाक में ही शायद कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं तो मैकडोनाल्ड को बंद करो, इस तरह की बात लोगों ने कही। लेकिन क्या आप देखते हैं ये वास्तविकता है? और दूसरी बात, जो मेन मुद्दा मैंने आपसे 2 सवाल पहले पूछा था कि क्या व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है जब एग्रीमेंट्स होते हैं, जब ऐसी कंपनियों को लाया जाता है, क्योंकि व्यापारी लगातार मैं देखता रहा हूं विरोध में रहते हैं। तीसरी बात यह है कि आरएसएस का बड़ा जोर स्वदेशी जागरण मंच पर था, स्वदेशी चीजों पर था। 11 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या उस स्वदेशी के जो वॉलंटियर्स थे या वो ऑर्गेनाइजेशन था उसको कोई मजबूती देते हुए देखा गया? आप व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन के नेता हैं, सबसे ज्यादा मेंबर्स आपके संगठन के अंदर हैं। क्या सरकार आपसे सुझाव मांगती है? कब मांगती है? कैसे सुझाव मांगती है? क्या ये अपील करने के पहले आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया या बाद में किसी ने आपसे अप्रोच किया? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए साफ तौर पर। मैंने पहले भी कहा कि इस सब के लिए एक प्लेटफार्म और तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। अभी हुआ है या नहीं? बात आपसे की गई है या नहीं? कॉन्फिडेंस में व्यापारियों को लिया गया है या नहीं? मैंने वो भी कहा कि प्लेटफार्म डेवलप भी हुआ है, परंतु उसकी व्यापकता की समीक्षा की आवश्यकता है और ये निरंतरता का विषय है। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से और अपने विचार परिवार के माध्यम से भी इस दिशा में काम आगे बढ़ा है, काम हो रहा है। व्यापक प्रचार की दृष्टि से भी अभियान चलाने की योजना बनी है, परंतु ये विषय इतना बड़ा है कि उसके लिए बहुत श्रम शक्ति की आवश्यकता है, बहुत योजनाओं की आवश्यकता है और बहुत योजनाओं के माध्यम से हम जिस चीज़ को उपभोक्ता चाहता है, जो उसकी आवश्यकता है, उसके अनुरूप उसको उसका समकक्ष उत्पादन मिले, उसके लिए भी बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे और उसके लिए गति बनानी पड़ेगी। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से आपका चैनल जो है वो निश्चित रूप से ज्वलंत समस्याओं को उठाता है, ज्वलंत बातों को उठाता है देश के, और उससे देश को ताकत मिलती है, उस देश की नीतियों को ताकत मिलती है, देश की आर्थिक नीतियां भी उससे मजबूत होंगी। मैंने आपके कई उनको देखा है, परंतु उस सबका तंत्र कैसे विकसित हो इसके संबंध में उच्च स्तर पर विचार करके योजना बनाने की आवश्यकता बहुत अधिक है। और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी या कुछ वरिष्ठ मुख्यमंत्री या कुछ लोग इस कार्य को नहीं कर सकते। इसके लिए हर व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ेगा। स्वदेशी का विषय केवल कहने मात्र से या कुछ लोगों के करने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए मानसिकता भी तैयार होनी होगी। युवा पीढ़ी
उस मानसिकता के लिए अभी तैयार नहीं है। उस मानसिकता के लिए तैयार करने के लिए और फिर उसका विकल्प भी हमें सामने रखने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उत्पादन बढ़ाने पड़ेंगे, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पड़ेंगे, हर वस्तु का विकल्प तैयार करना पड़ेगा। अभी आपने बहुत सारी लंबी लिस्ट बताई, वो यथार्थ है, और जो आपने बताई है वो अभी आपके पास और भी बहुत सारी व्यक्तिगत वार्ता में आपने बहुत सारी बातें कही है, परंतु उस सब के लिए तेजी से हम योजनाएं बनाएंगे, तेजी से व्यापकता लाएंगे, तेजी से व्यापकता के हर श्रेणी में अब जैसे आपने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था का सबसे पहला आधार है और व्यापारी उसका दूसरा आधार है। व्यापारी में उद्यमी भी आता है, छोटा कारोबारी भी आता है, दुकानदार भी आता है, रेडी पट्टी वाले भी आते हैं, युवा और महिला उद्यमी भी आते हैं, सभी आते हैं। उन्हीं सभी को इकट्ठा करके हम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से एक बड़ी शक्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं, परंतु उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, उनकी कठिनाइयाँ सामने आए, उनकी कठिनाइयों का निवारण करने के लिए तंत्र विकसित हो, और जो राजशाही नौकरशाही है, जो इंस्पेक्टर राज्य की व्यवस्था है, उसके नीचे के स्तर पर, ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार कम हुआ है, परंतु नीचे के स्तर पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और उसके लिए तंत्र विकसित करना पड़ेगा, तभी हम स्वदेशी के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। जी सर, मैं एक सुझाव आपको भी देना चाहता हूं, चाहे वो सरकार करे या आप करें, लोगों से स्वदेशी की अपील कर दी जाती है। क्या कोई ऐसी लिस्ट आप लोगों ने तैयार कर रखी है या सरकार ने तैयार कर रखी है कि वो स्वदेशी कौन सी चीज़ें हैं जो लोग खरीदने जाएं तो उनको खरीदें, जिससे उनको लगे, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जिसमें भारतीय का पसीना लगा है? आप किस तराजू से तोलेंगे? तो तराजू से तो उससे तोलेंगे ना जब आप हमें बताएंगे। वोकल फॉर लोकल का नारा अच्छा लगता है, लोग निकल के जाते हैं, खरीदते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी के दिए कई बार अब तो वीडियो आ जाते हैं। हम जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, या हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, हमें अपने लोकल जो रास्ते खोजने होते हैं वो भी हम गूगल मैप के सहारे कहीं पहुंचते हैं। आप जहां बैठे हुए हैं यहाँ तक आने के लिए हम लोकेशन का सहारा लेके, गूगल मैप का सहारा लेकर आए। चाइना ने सब कुछ अपना तंत्र विकसित किया है, क्या यहाँ ये सब लोकल की ज़रूरत नहीं है? हमारे दुनिया भर में इंजीनियर्स मशहूर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। हम इस तरह का अपना तंत्र क्यों नहीं विकसित करते? हम एक लिस्ट क्यों नहीं बनाते कि आप यही खरीदो, ये हमारा स्वदेशी है, इससे देश मजबूत होगा? इस दिशा में कोई पहल आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से होती है? मैं कैपिटल हेडलाइंस के आपके इस चैनल के साक्षात्कार के माध्यम से आपकी पूरी बात का अपने शब्दों में मानते हुए इसका समर्थन करता हूँ। वो लिस्ट जारी भी होनी चाहिए, पर वो लिस्ट पर्याप्त भी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ का विकल्प हमारे पास नहीं है, और उस विकल्प को तैयार करने में जो समय लगेगा या उसके लिए जो तंत्र हमें विकसित करना पड़ेगा, उसके लिए जो योजना बनानी पड़ेगी या उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसको खोजना पड़ेगा। तो लिस्ट भी जारी हो, सूची जारी हो, पर सूची भी पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उपभोग की वस्तुएं तो लाखों है, उनको सीमित नहीं किया जा सकता। और फिर उसमें आजकल तो वैरायटी और हर तरह की श्रेणियाँ बटी हुई है, परंतु फिर भी उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब सूची भी बने, फिर उद्योगों को भी चिन्हित किया जाए, उनकी मार्काओं को भी चिन्हित किया जाए, और कौन सा प्रोडक्शन कहाँ से कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे किसी वस्तु का विकल्प तैयार किया जा सकता है, उसके लिए भी बहुत तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। और मैंने पहले भी कह रहा था और कुछ बात अधूरी रह गई कि इसको करने के लिए हर व्यक्ति को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि देश को अगर विकसित बनाना है तो उसका लाभ प्रधानमंत्री जी को केवल मिलने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था को तो मिलेगा, साथ में जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसका विकास होगा, उसकी अर्थव्यवस्था उसकी स्वयं की भी बढ़ेगी, उसकी अपने साधन बढ़ाएंगे, उसके खरीद की परचेज की शक्ति बढ़ेगी और भविष्य सुखद होगा। तो उसके लिए मैं तो व्यापारियों की बैठकों में और बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैंने कहा है कि हम भारत विकसित राष्ट्र बनेगा
भारत आज देश की चौथी अर्थव्यवस्था है। मैं ट्रंप को चुनौती देता हूं कि उन्होंने कह दिया कि भारत डेड अर्थव्यवस्था है। डेड वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिकता से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्होंने ये बात कही है। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर उनको कुछ खतरा महसूस होता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है। पर जो देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था सारे विश्व के आंकलन में मौजूद है, उसके बाद डेड अर्थव्यवस्था भारत की बताना निश्चित रूप से मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। परंतु मैं ये कहूँगा कि अगर इस चुनौती को स्वीकार करना है तो वो देश के प्रत्येक 140 करोड़ देशवासियों को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वदेशी अपनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे तो सबकी सामर्थ्य से ही वो सब चीज़ संभव होगी। और उसके लिए हम लोग मैं कह रहा था कि मैं व्यापारियों से मैंने कहा है कि विकसित भारत बनेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, प्रगति होगी, तो उसके लिए हमको अपने आप को भी तो तैयार करना पड़ेगा। अगर उस अर्थव्यवस्था का लाभ हमको नहीं मिला, हमारी पीढ़ी को नहीं मिला, हमारे बच्चों को नहीं मिला, हमारे बच्चे व्यापार छोड़ के उद्योग छोड़कर नौकरी देने वाले परिवार के होने के बावजूद नौकरी करने वाले बन रहे हैं और विदेशी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से विदेशी दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, मानसिकता बनानी पड़ेगी और अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग जिस प्रकार से हम विदेशी कंपनियों के लिए कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी के लिए करें, अपनी कंपनी बनाकर करें, अपने व्यवसाय के लिए करें, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करें। जो पुराने व्यवसाय हमारा है उससे हम संतुष्ट रहिए तो उसमें बदलाव लाने के लिए हम अपनी शक्ति का उपयोग करें। जो मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, खासकर युवा और महिलाओं से अपील करता हूँ कि देश का भविष्य उन पर है। अपने छोटे बड़े कारोबारियों से करता हूँ कि वो योजना बनाएं। जो सरकार अपनी योजना बनाएगी, सरकार से मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार उस तंत्र को विकसित करे जिससे कि व्यक्ति तक, वांछित व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे और उसकी भावनाओं को समझकर हम उसमें अपनी योजनाओं में और अपने कार्यप्रणाली में सुधार कर सकें। साथ में वो व्यक्ति भी अपने को इस बात के लिए तत्पर करे, अपने को तैयार करे कि हमको बड़ा बनना है, तो बड़े बनने के लिए हमें क्या साधन जुटाने हैं और साधनों को कैसे हम जुटा सकते हैं और कैसे अपने को स्थापित करके हम विकसित भारत में अपना योगदान कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने संपर्कों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उसके माध्यम से निश्चित रूप से उसका लाभ तभी हमें प्राप्त होगा जब हम उस दिशा में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊर्जा है रविकांत जी के अंदर और किस तरीके से उनकी प्लानिंग है, सोच है। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की है उसी अपील को उन्होंने बड़े विस्तार के साथ समझाया है। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने बात की, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हाल फिलहाल तक माय फ्रेंड कहते रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है, DEAD, डेड यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा रविकांत जी ने भी बताया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा और आप आंकड़ों को देखते हैं, भारत डेड, DAD, डेड यानी उनके फादर जैसी इकोनॉमी है जो लगातार बाप का रूप लेती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हिंदी नहीं समझते हैं, थोड़ी बहुत जानते होंगे, शायद हमारा वीडियो भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी रीच अभी उतनी नहीं है। हालांकि व्यापारी चाहे तो बढ़ भी सकती है। और ये जो बाप जैसी पोजीशन भारत की है, जिसे अंग्रेजी में डेड कहा जाता है, वो इसलिए है क्योंकि ये ऐसे व्यापारी हैं मौजूद, रविकांत जी जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों व्यापारी जिन्होंने अपना पसीना, अपना मुनाफा छोड़ा है, मेहनत की है। किसान अगर अन्नदाता है तो व्यापारी इस देश की रीढ़ को मजबूत करने वाली ताकत है। और प्राइम मिनिस्टर ने स्वदेशी की अपील की है, लोगों ने पहले भी उनकी अपील सुनी है, मानी है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लें, जिस तरह बाकी समुदाय के लिए वो करते हैं, व्यापारियों को भी लें। और मैं तो रविकांत जी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को ये भी चाहिए कि व्यापारियों के जो स्थापित नाम है, जो विश्वास दिला सकते हैं पब्लिक को भी, व्यापारियों को भी, उनको भी प्रतिनिधित्व दें, उनसे बात करें, कोई रैंडम अपील ना करें।
क्योंकि आप अपील करते हैं, उसके बाद फिर अपील का असर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। उसको कॉन्टिन्यूटी में बनाए रखें, तभी स्वदेशी मजबूत होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ रही है। और जिस तरह व्यापारियों का उत्साह दिखता है, देश के प्रति प्रेम दिखता है, मुझे भरोसा है कि ये अर्थव्यवस्था और भी आगे जाएगी। प्राइम मिनिस्टर तीसरी की बात कर रहे हैं, 50 साल बाद हो सकता है कि भारत नंबर 1 हो। आपने वीडियो देखा, रविकांत जी की बात को सुना। रविकांत जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और देखने वाले सभी लोगों का भी शुक्रिया। नमस्कार, आभार।